नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक माँ को ये कहना पड़ा कि राजनाथ अगर सामने आ जाएँ तो मैं उनकी जीभ काट दूँ। क्या पीड़ा हुई होगी, क्या दर्द हुआ होगा। ये भी सोचिए कि 13 महीने तक इस देश के 6 परिवारों को, जिनके घर में शहादतें, उन्हें सम्मान के लिए इंतज़ार करना पड़ा। इसे अगर मोदी जी का बेशर्मी का नया रिकॉर्ड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ज़ाहिर-सी बात, निःशब्द भी, दुःख भी है, अजीब-सी ये विडंबना है, लेकिन चर्चा करनी ज़रूरी है। और इसलिए आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक अनिल यादव जो हमारे साथ में हैं और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्त। बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और आज ये मंच आपके लिए है सर। विनोद सर आपके लिए, अनिल जी आपके लिए। अनिल जी आपका मैं परिचय करा दूँ, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और विनोद जी ब्रिगेडियर रहे हैं, रिटायर्ड हैं फिलहाल और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप विनोद जी को कई जगहों पे देख। तो कहते हैं ना कि आज विनोद सर मेरे शब्द जो है ना, मुझे लगता है मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बड़ा वाचाल टाइप का आदमी हूँ, बहुत बोलता हूँ। लेकिन आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा। शब्दों की ऐसी कमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी फेस नहीं करी है, महसूस नहीं करी है। शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। सर, 13 महीने का इंतजार और राजनाथ सिंह झूठ बोलते रहे सदन में। क्या गुजरी होगी सर उन शहीद परिवारों पर? देखिए, जय हिंद। ऑपरेशंस में या किसी भी लड़ाई में ये मान लेना कि साहब केवल दुश्मन की कैजुअलिटीज होंगी, चाहे वो पर्सनल की हों, चाहे इक्विपमेंट की हों, ये एक गलत धारणा है। क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो एक्चुअली जो परसेप्शन होता है वो फिल्मों के हिसाब से होता है। या जैसे कोई रजनीकांत की फिल्म आपने देख ली तो उसमें मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही, वो कम से कम 100-150 लोगों से लड़ता हुआ चला जाता है। तो ये वास्तविकता से दूर है। क्योंकि देखिए, आज कभी भी किसी भी देश में अगर कोई लड़ाई होती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि दोनों तरफ से लॉसेस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा होता है कि जब फॉग ऑफ वॉर होता है, जब लड़ाई चल रही होती है, तो जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ या क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट नहीं हुआ, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स थे उनसे हम्म, ही दुश्मन के जो टारगेट से उनको एंगेज किया गया। तो वहाँ जनरली क्या होता है, जो क्लोज कॉम्बैट बैटल्स होते हैं या कॉम्बैट होती है, तो वहाँ जनरली, क्योंकि लड़ाई अक्सर रात में होती है और उसके बाद सुबह पौ फटने से पहले वहाँ रीऑर्ग एक स्टेज होती है, उसमें देखा जाता है कि भाई कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने लोग घायल हुए और फिर उसका जायजा लिया जाता है और अपने इमीडिएट पुराने जो अपना हेडक्वार्टर है उसको भेजा जाता है। इस केस में जैसा कि पहले कहा गया है कि साहब हमारी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है। ये कई बार हम्म। क्या होता है, भावुकता से भरे ये स्टेटमेंट होते हैं कि साहब हमारा ये नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। कई बार नहीं ये भी सर, होता है। मैं दर्शकों को वो क्लिप भी सुना देना चाहता हूँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सर, माफ कीजिएगा, ये सदन, देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां का ये बयान है, वहां का ये स्टेटमेंट है और वहां पे ये कह कौन रहा है? राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। अनिल जी, मैं इसी सवाल के साथ आपकी तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद सर की बात चूंकि मैंने बीच में रोकी थी, तो मैं चाहूंगा
वो अपनी बात जरूर रखें। सर, ये राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट सदन के भीतर था, वो कहते हैं छोटे मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक बात है, राफेल पे कहा गया ध्यान मत दीजिए, नहीं दिया। लेकिन सर 13 महीने लग जाए एक उन परिवारों को जिन्होंने अपने बेटे खोए, उन्हें 13 महीने का इंतजार करना पड़े सर, सिर्फ सम्मान के लिए। ये सर ये गले से उतरती है क्या सर ये बात नीचे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी इस तरह की जो बैटल कैजुअलिटीज होती हैं, इमीडिएटली उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, उनको खबर दी जाती है कि साहब जी। आपके परिवार के फला-फला सदस्य शहीद हो गए। और ये जो आज की खबर आई है, उसमें ये कहा गया है कि इनके नाम जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसमें वो दर्ज किए गए हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि साहब परिवार वालों को एकदम सूचित किया जाता है, जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो दर्ज होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनको इमीडिएटली खबर दी जाती है कि साहब फला-फला आदमी या उसका ये रैंक था, या वो आपका ये बेटा था या पति था, या मतलब जो भी आपका रिश्ता था उनसे, वो मतलब लड़ाई में काम आए या वो शहीद हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार वालों को तो एकदम सूचित किया गया होगा। और उनको जो भी मतलब उनके एंटाइटलमेंट्स है, या जो उनके मतलब उनके जो उनके वो बनते हैं हक, वो उनको दिलाए गए होंगे। लेकिन हाँ, वॉर मेमोरियल में क्योंकि क्या होता है कि जब भी आर्काइव्स वगैरह में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, तो उसमें समय लगता है, और जब वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद ही ये नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज किया होगा। क्योंकि शहीद का ठीक है। दर्जा तो उन्हें तभी दे दिया गया होगा, तो ये हो नहीं सकता कि साहब उनके एनओ के जो नेक्स्ट ऑफ किन थे उनको खबर नहीं की गई हो। लेकिन हाँ, इसमें डिफेंस मिनिस्टर साहब ये कह सकते थे कि साहब जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि कैजुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि लोग शहीद हों, कोई अगर घायल भी होता है उसे भी कैजुअलिटी कहा जाता है। और जो जिसकी प्राण चले जाते हैं उनको भी कैजुअलिटी कहते हैं, फेटल कैजुअलिटीज। तो वहाँ हमारी कोई क्षति नहीं हुई है या इस तरह के, क्योंकि आप ये देखिए मतलब कोई भी इस तरह ऑपरेशन होता है, उसमें आपको भी अपने कहते हैं ना जान माल या कोई उसका नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे आप सन 62 में तो बहुत कैजुअलिटीज हुई, सन 65 देखिए हमारी विजय हुई, वहां भी हमारी कैजुअलिटीज हुई। कारगिल उसमें युद्ध में मैं खुद था, वहां भी करीब 541-43 कैजुअलिटीज हुई। तो मतलब कई बार ये वॉर मेमोरियल में दर्ज करने के लिए समय लगता है, वरना एनओ के जो हैं उनको एकदम खबर की जाती है। ठीक बात है, ठीक बात। अनिल जी, मैं जी। इसे संवेदनहीनता की तरह देख रहा हूँ उस बयान को राजनाथ सिंह। जी। हालांकि विनोद जी ने बिल्कुल ये बात कही कि राजनाथ सिंह ये बात कह सकते थे, उन्होंने नहीं कही। अब राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं कही, या किस तरीके से उन्हें अपनी पीठ थपथपानी थी, या उस समय किस मोड में सरकार थी, हम उस तरफ नहीं जाते। ठीक बात है। मेरा सीधा सवाल अनिल जी आपसे है, आप विपक्ष में हैं, उस समय भी आप लोगों ने लगातार ये मुद्दा उठाया था, जानकारी तब तक नहीं आई, आज जानकारी आई। उस माह पे क्या गुजर रही है, हमने शुरुआत इसी से करी थी, जिसने यहाँ तक कह दिया कि राजनाथ सिंह सामने आए तो मैं उनकी जीभ काट दूं। अनिल जी, ये तो बेशर्मी नहीं है क्या? ये मोदी जी का बेशर्मी का नया रिकॉर्ड नहीं है क्या? इनकी जीभ क्या, मतलब बोलिए आप क्या कहेंगे इस पे? ये मोदी जी का जो नया बेशर्मी का रिकॉर्ड है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, मैं पहले ही कह चुका, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए स्वप्निल भाई, पहले तो आपको और ब्रिगेडियर साहब को भी नमस्कार, और जो आपके दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये कि ये बेशर्मी की जो बात हो रही है ना, ये बेशर्मी नहीं है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मतलब एंडलेस बेशर्मी से आप कह सकते हैं। और ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि जितना इस दुख को एक सैनिक के दुख को ब्रिगेडियर साहब समझ पाते होंगे, क्योंकि इन्होंने न जाने कितने ही नौजवानों को हौसला अफजाई करी होगी, उनकी आंखों में सपने देखे होंगे, और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट हैंड उस दुख को समझ सकते हैं, क्योंकि न जाने कितने परिवारों से ये खुद जुड़े हुए होंगे। लेकिन उसके बाद भी हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दुखद है कि भाई
जहाँ तक सरकार की बात है, क्योंकि ये बात कही गई कि भाई जब युद्ध होता है तो कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ होती है, फ़िल्मों की तरह नहीं होता। हम भी यही बात मानते हैं, और जो लोग हमारे इस देश के लिए जो शहीद होते हैं, ये देश ऋणी होता है, एक-एक भारतीय उनका ऋणी होता है। लेकिन ऋणी होने के बदले में हम उन्हें क्या देंगे? कि जो बेसिक उनको हम डिग्निटी दे सकते हैं, वो भी उन जवानों से, उन शहीद जवानों से और उनके परिवारों से हम छीन लेंगे। इस तरीके से भारत उनका एहसान चुकाएगा? मैं आपसे और ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, जब कोई एक जवान शहीद होता है ना, और जब उसकी डेड बॉडी आ रही होती है, तो पूरे इलाके को पता चल जाता है। आस-पास के जिलों के लोग इकट्ठे होके आते हैं कि भाई इस गौरवशाली इस बेटे को हम अपना शीश झुकाकर धन्यवाद अर्पित कर सके कि आपने हमारी, और उसके परिवार वालों को भी हम वो प्रणाम कर सके कि आपने अपने बच्चे को हमारे बच्चों के लिए शहीद होने के लिए भेज दिया। लेकिन कहाँ गए वो? मैं देखना चाहता हूँ ना कि अगर ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि उनके घर वालों को बताया गया था तो एक सरकारी सम्मान मिलता है। पूरी फौज के लोग, पूरे आला अधिकारी वहां पर आते हैं, पूरा क्षेत्र आता है, और उस परिवार को यह दिखाया जाता है कि आपने बच्चा खो दिया, लेकिन हम भी आप ही के बच्चे हैं। आप उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका बच्चा गया है लेकिन देश उससे ज्यादा मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इन 6 परिवारों के साथ तो ये सारे अधिकार छीन लिए गए। और एक बात और नहीं समझ आ रही है कि पार्लियामेंट में देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी हुई ही नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा, बताइए मुझे? क्या ये सेना के उन जवानों का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या उनके बलिदान को गाली देना नहीं है? और समस्या ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। चलिए किसी से भूल होती है। आपको गलवान याद है? हमारे 20 सैनिक जो है, चीनियों ने अंदर घुसकर हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। और उसके बाद जब देखिए युद्ध में ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ कैजुअलिटी होती है, मैं इस बात पे सहमत हूं। लेकिन जब बात हुई इस पे जवाबदेही की, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई घुसा ही नहीं है। तो क्या वो बेचारे आपस में लड़के मर गए? बताइए। अब राजनाथ सिंह जब ये बात कह रहे हैं तो 2 सवालों को बड़ा खड़ा करता है। पहला तो ये कि राजनाथ जी जो कि इतने सीनियर मंत्री हैं, क्या वाकई में उन्हें जानकारी नहीं थी कि जब वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, उनको जानकारी की साझा नहीं की गई थी कि वो जो जवान हैं वो वाकई में शहीद हुए हैं, और वो जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी? यदि ऐसा है तो ये तो और गंभीर मामला है कि देश के डिफेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारी सेना के साथ। तो इसका मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री चला कौन रहा है? और अगर उनको पता था और उसके बाद पार्लियामेंट में झूठ बोला, तो बताइए फिर इस देश में किसका भरोसा रह जाएगा? यदि जो सरकार जिसे करोड़ों लोग चुनते हैं, जिसकी जिम्मेदारी इस 150 करोड़ भारतीय की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, वो भी झूठ बोलेगी, तो आम आदमी किसका भरोसा करेगा? तो मुझे सबसे दुखद बात यही लगती है कि इन दोनों सवालों का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। और मैं जानता हूं कि सरकार के आप किसी भी, चाहे अधिकारी ले लीजिए, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता ले लीजिए, इन दोनों सवालों का आपको जवाब नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे करके इस देश की जनता भी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने, और खासकर नरेंद्र मोदी जी को, बड़े उत्साहित मन से देश की गद्दी दी थी। और मैं आपको बताऊं कि इन 12 सालों में इनके एक एक करके सारे मुखौटे उतर गए हैं। इनका हमने देखा कि एक राम भक्त का मुखौटा था, वो भी राम मंदिर की चोरी में उतर गया इनका। हमने देखा कि ये कहते थे कि भाई इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, ये मुखौटा भी उतर गया जब हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने हमारे देश का माहौल उड़ाया, किस तरीके की ट्रेड डील हमसे साइन कराई जा रही है, और किस तरीके से पाकिस्तान को हमारे देश से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये भी हमने देख लिया। और अब जो ये राष्ट्रवाद का जो मुखौटा जो ये जो सरकार है ये पहनकर आई थी, इसके एक एक करके कई बार ये मुखौटे उतर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता और हर वो व्यक्ति जो ये मानता है कि देश के जो शहीद हैं उनका बलिदान सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हम ऐसा मानते हैं, ये देश मानता है कि ये सर्वोच्च बलिदान है, इससे बड़ा कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस बात को मानता है वो इसका जवाब देगा इनको। ठीक बात है ब्रिगेडियर साहब, सवाल वही है, वो डिग्निटी, वो सम्मान। इन 6 लोगों का मैं जरा नाम भी दर्शकों को पढ़ देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार वीरचक से सम्मानित किया जाए। फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नाइक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह, 39 विंग के
सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायुसेना मेडल, ये 6 वो नाम हैं। ब्रिगेडियर साहब, देश आज इन नामों को जान रहा है, आज इन नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये बेटे जब अपने घर पहुंचे होंगे और वहां पर जब इन बेटों को कंधा देने के लिए पूरे शहर को उमड़ना था, वो गौरव तो इनसे छिन गया ना सर। वो एक आखिरी सलाम तो हम नहीं दे पाए, ये देश नहीं दे पाया सर। और नहीं दे पाया तो सर क्यों ना सरकार से सवाल किया जाए कि उसने ये अधिकार कैसे छीन लिया इनके क्षेत्र के लोगों से, उसने ये अधिकार कैसे छीन लिया इस देश से कि वो इस देश के इन 6 बेटों को सम्मान दे। सवाल तो ये है सर। देखिए, ऐसा है, जब भी बैटल कैजुअलिटीज होती हैं तो एक बैटल कैजुअलिटी रिपोर्ट इनिशिएट होती है, जो सारे हेडक्वार्टर्स के होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्मी हेडक्वार्टर तक भी आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी उसकी कॉपी जाती है। तो ये कहना कि साहब कैजुअलिटीज की रिपोर्ट नहीं दी गई, मतलब इस पे ये चिंता और चिंतन का विषय है कि भाई कहाँ ये मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो या तो विदहोल्ड हुई या डिले हुई। दूसरी चीज, जब भी सैनिक के कोई मॉर्टल रिमेन्स जाते हैं तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि साहब उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनको स्टेट ऑनर्स के तरह से जो लोकल फॉर्मेशन है, क्योंकि पूरा देश की जो आर्मी थी वो डिप्लॉयड नहीं थी, कुछ ही फॉर्मेशंस डिप्लॉयड थी, क्योंकि जो आपके जो पीस टाइम लोकेशन से वहीं से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया था। ठीक है, जो कुछ एक फॉर्मेशन थी जिनको आगे स्टेज फॉरवर्ड किया गया था। तो इसके ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि क्योंकि अगर पीस टाइम कैजुअलिटी या फिजिकल कैजुअलिटी भी कोई होती है तो उसको बड़ा ससम्मान उनके जो परिवारिक जन है उनको हैंडओवर किया जाता है, और जो लोकल फॉर्मेशन होती है उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। उस पलटन का एक ऑफिसर या जूनियर कमीशन ऑफिसर एज पर अवेलेबिलिटी वो वहां जाता है और उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं या जो भी है वो उनको वो हैंडओवर करता है। तो ये मतलब कहना कि साहब उनको सम्मान नहीं दिया गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ एज ए सैनिक, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इतनी कैजुअलिटीज नहीं थी। कई बार क्या होता है, जैसे कारगिल में थे लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन थे, उनकी बॉडी काफी दिनों तक हम लोग रिकवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि पाकिस्तानी उस मतलब बॉडी, पहली बात तो वो एक गॉर्ज पे चली गई थी और वो उसको उठाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी भारत ने कई ऑपरेशन लॉन्च किए और उस बॉडी को रिकवर किया गया, उसको ससम्मान उनकी माताजी को हैंडओवर किया गया, और हालांकि ऑपरेशन विजय समाप्त हो चुका था, उसके बाद उस बॉडी को रिकवर करके वो जो मॉर्टल रिमेन्स थे उनको हैंडओवर किया गया। तो ये कहना के साथ उसको हाँ सम्मान नहीं दिया गया, ये मतलब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, जो इंफॉर्मेशन में कोई गैप है वो विवेचना का विषय हो सकता है। ठीक बात है, ठीक। अनिल जी, सम्मान दिया गया नहीं दिया गया बहस इस बात पे भी है। हालांकि मैं ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं लगातार न्यूज़ रूम का हिस्सा रहा हूं। तमाम खबरें बहुत तेजी से उस समय पे आ रही थी और हम हर खबर पे बहुत बारीक नजर भी उस समय रख रहे थे। ब्रिगेडियर साहब ने अपनी एक बात की, उन्होंने जिक्र किया अपने एक जवान का जो शहीद हो गए थे और उनकी बॉडी को रिकवर करने में कुछ मुश्किलें आई, लेकिन भारत ने रिकवर भी किया और उनकी मां को ससम्मान। दरअसल ये वो भारत है जो अपने एक शहीद की बॉडी को भी छोड़ नहीं सकता। हम पाकिस्तान नहीं, हम बहुत ही प्राउड नेशन। अनिल जी, क्या आपने ये जो 6 नाम मैंने पढ़े, मुझे चूंकि नहीं याद आ रहा है कि कहीं पर भी उस तरीके से, जिस तरीके से कोई भी शहीद का शव आता है, जो परंपरा है, उस परंपरा को कहीं निभाया गया हो, मुझे कहीं वो खबर नहीं मिली। अगर कहीं भी ऐसा हुआ होता, और मैं दर्शकों के सामने भी कह रहा हूं, कहीं भी अगर ऐसा हुआ होता तो राजनाथ सिंह साथ सदन के भीतर ये कहने की स्थिति में नहीं होती कि कैजुअलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लगातार ये झूठ इसीलिए बोल पाए और सरकार लगातार ये झूठ इसलिए बोल पाई क्योंकि सरकार ने तथ्य को छुपाया। आप क्या कहेंगे अनिल जी, लास्ट तक आपका चलते चलते?
देखिए, मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि ना जाने ब्रिगेडियर साहब की क्या मजबूरी रही है क्योंकि सेना का कोई भी ब्रिगेडियर साहब अधिकारी की होता है, मजबूरी नहीं सुनिए मैं नहीं आप पर्सनल नहीं कह रहा, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब हम जैसे पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं मिलिट्री के किसी भी जो सबसे पहली पोस्ट पे भी होती है, तो उसके सामने भी हमें बहुत अदब से बैठना चाहिए क्योंकि जो ये लोग हमारे देश के लिए करते हैं, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि सच को तो सच कहा जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब ने इतनी बातें कही हैं तो जो शहीद की माँ का बयान आप दिखा रहे थे कि राजनाथ सिंह मेरे सामने आ जाए तो ज़बान काट लूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा सम्मान उनको मिल गया है कि वो इतनी अभिभूत हो गई हैं कि शायद मानसिक संतुलन खो गई हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ। अगर जो बातें नहीं ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो सही हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि कोई उनके साथ मानसिक संतुलन की दिक्कत हुई है कि क्योंकि सम्मान तो इतना सारा मिल गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे ना, मैं ब्रिगेडियर साहब से भी बिल्कुल माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि सर ये राजनीति और ये सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक तरफ हैं। लेकिन जब ये बच्चे जाते हैं ना, तो ये हमारे आपके जाते हैं और क्योंकि हमारा आपका व्यक्तिगत रूप से बच्चा नहीं गया, तो हम बेसिक कर्टसी ये है कि इनके अधिकार के लिए मुखर होकर आवाज़ उठाएँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और देश भी जानता है कि ये सिर्फ़ इसलिए छुपाया गया मामला कि सरकार की वाहवाही में कोई कमी ना रह जाए। हमारे बच्चों के सम्मान में कमी रहे उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शहीद जो वहां पर सेना के नाम पे देश के नाम पे शहीद होके आ रहे हैं उनके घर वालों की क्या हालत है इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाहवाही लूटनी है क्योंकि मोदी जी का फोटो जो है वो पोस्टरों में छापना है। सेना से ज्यादा धन्यवाद मोदी जी को देना है क्योंकि उस सेना के नाम पर वोट लेने हैं, चुनावों में जाना है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें छुपाई जाती है। डिग्निटी का क्या है? हमारे समान इन लोगों ने हमें हमारे बच्चों को ये जो देश के लिए जा रहे हैं ये अग्निवीर में हमारी क्या लड़ाई है? कांग्रेस यही तो कह रही है कि इस देश के सेना के साथ आप बेसिक जो डिग्निटी होती है वो भी छीन ले रहे हैं आप अग्निवीर से। राहुल गांधी उसी बात को तो अपोज कर रहे थे, लेकिन देखिए क्या हुआ। राहुल गांधी जी की सब बातों को गलत साबित करने के लिए किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि भाई ये लोग हमारे बच्चे शहीद हो जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, देश की सरहद की रक्षा करेंगे हमारे बच्चे, और जब वो शहीद हो जाएंगे तो भी इनकी राजनीति पे कोई फर्क ना पड़े तो ये वो सच जो है छुपा लेंगे। वो सम्मान जो परिवार को मिलना चाहिए उसको भी छिपा जाएंगे और मुझे लगता है कि इस पे इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ठीक बात है। ब्रिगेडियर साहब, चलते-चलते आखिरी टेक आपका, क्योंकि सर देखिए आपने बहुत ही संतुलित भाषा में, मैं इस बात को समझता हूँ, ये राजनीति का विषय भी नहीं है और चूंकि आपसे हमारी पहले भी बातचीत रही है, आप पहले भी मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम आपको बेहतर जानते हैं कि आप बहुत ही संतुलित भाषा में अपनी बात रखते हैं। लास्ट टेक सर आपका। देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम कि देखिए पहली बात तो मैं उस परम पूज्य माता को प्रणाम करता हूँ कि अगर वो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उन्हें हैंडओवर करने में देरी हुई है या उनको इंटीमेट करने में देरी हुई है या उनको वो सम्मान के साथ उनको लास्ट राइट्स नहीं दिए गए, तो जब तक वो चीजें नहीं पता लगेगी तब तक आप ये नहीं कह सकते। देखिए एक माँ का जो लॉस है वो कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन देखिए किन हालातों में उन्होंने ये कहा है। देखिए जब उन्होंने अपना बेटा खोया तो हो सकता है वो मतलब भावुक उसमें वो कह गई हूँ, लेकिन हाँ अगर सर मैं उनके बता जो देता हूँ किन हालातों में कहा है। सर मैं बता देता हूँ किन हालातों में कहा है। राजनाथ सिंह के इस बयान की बाद वो उन्होंने ये बात कही थी जब राजनाथ सिंह जी ने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। उस वक्त पे उस माँ ने रोते हुए मीडिया के कैमरे के सामने ये कहा था, मैं सामने पड़ जाऊं तो मैं चीख काट दूंगी, और राजनाथ सिंह को और ना जाने क्या क्या कहा था, मैं वो सारे सब यहाँ दोहरा नहीं सकता। जी नहीं तो ये तो बहुत दुखद है अगर मतलब उसी दिन जब कैजुअलिटी हुई है या उसके 24 या 48 घंटे में मुझे पूरा यकीन है वो जो मॉर्टल रिमेन्स है वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि कई बार डिले ऐसी स्थिति में होता है जैसे सियाचिन में कोई मतलब कैजुअलिटी हो जाए, बर्फ या स्नो ब्लिजर्ड आ जाए या बर्फ ड्रिफ्ट कर जाए तो बॉडी रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। तो वहां लेकिन जब भी रिकवर होती है वो जो उनके रिश्तेदार हैं उनको हैंडओवर की जाती है। सन 62 की कई बॉडीज अभी हैंडओवर हुई हैं काफी कई सालों बाद।
तो ये मतलब हाँ, अगर वो ये कह रही हैं कि भाई उनको जब ये जिस डेट को स्टेटमेंट ये दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, और उससे पहले उनको अगर इंटीमेशन इत्तला हो गई थी या उनके मॉर्टल रिमेन्स आ गए थे, तो उनका जो गुस्सा है वो जायज है और इसको बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। चलते चलते आखिरकार ब्रिगेडियर साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि माफ नहीं किया जा सकता। अनिल जी, आगे क्या, अब क्या? क्योंकि देखिए इस सरकार को हम तो देखिए, अब मैं एक चीज हमेशा कहता हूं दर्शकों के सामने, और दर्शक बार बार सुनते भी हैं इस बात को, और कई दर्शकों का फोन आता है कि आजकल आप ये क्यों कहने लगे। मैं एक बात बहुत इत्मीनान से कहता हूं आजकल, कि अब मैं निष्पक्षता का वो चोला ओढ़ करके नहीं बैठ सकता जिस चोले के तहत मैं लगातार सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी अब कटघरे में खड़ा कर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो नौबत बची नहीं है। पहले हम 97% सवाल सरकार से करके 3% आपसे कर लेते थे, आज नहीं करने की स्थिति में। और उसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो यही सरकार है, जो बेशर्मी की सारी हदों को पार कर चुकी है। सर्वनिरपेक्षता ज्यादा बेहतर शब्द है, लेकिन अनिल जी सर्वनिरपेक्ष सरकार के सामने आप क्या कर लीजिएगा? मानसून सत्र आ रहा है, फिर से राहुल गांधी कुछ कहेंगे और फिर से वही हो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भाई आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष से भी मैं तो कहूंगा कि जो 97% सवाल आप सरकार से करते हैं और 3% विपक्ष से करते हैं, आप विपक्ष से बढ़ा दीजिए और चंद सवाल बढ़ा दीजिए। समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यहाँ है आज का जो मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिनकी रीच जो है अधिकतर जो गांव के लोग हैं जो उन्हीं को देख पाते हैं। खैर आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने काफी हद तक जो सही जानकारी देने का काम है उसको पूरा किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो मुख्य मीडिया है वो 97% सवाल विपक्ष से पूछता है और 3% भी सरकार से पूछने में उसकी घिघी बन जाती है। तो ये सच्चाई है। और जहां तक बात है कि क्या किया जाए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ बहुत क्रांतिकारी करने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग हमारे जो संविधान निर्माता हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, उन्होंने ये ढांचा जो है इस तरीके से बनाया है कि यदि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा ले, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा ले, जो इंडिपेंडेंट संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई, ईडी, जुडिशरी, ये सब अपनी जिम्मेदारी निभा दें, बतौर विपक्ष हम अपनी जिम्मेदारी निभा दें, तो ये देखिए ये भारत है, ये जर्मनी नहीं है। ये हिटलर जैसे लोगों को भी ठिकाने लगा देगा। संविधान इस देश का इतना मजबूत है। लेकिन आज समस्या ये आ रही है कि जो ये संस्थान है, ये संस्थान सरकार के साथ मिल गए हैं। आज सिर्फ अकेला राहुल गांधी खड़ा होकर पूछता है कि भाई मेरी ये बात है, इस पर जवाब दीजिए। अग्निवीर पर जब सवाल किया जाता है कि भाई ये बच्चे जब कुछ साल बाद वापस आएंगे तो इनकी नौकरी की क्या व्यवस्था है, और भाजपा के नेता ये बयान देते हैं कि ये तो हमारी फैक्ट्रियों में अच्छे बॉडीगार्ड भी बन सकते हैं, तो भी जो मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं पूछता, उन मंत्रियों से सवाल नहीं पूछता, बल्कि हमसे सवाल पूछता है। एक हमारी जो बेटी थी सोफिया कुरैशी, उसको क्या कहा गया? मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, सबके सामने कहा गया, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पे भी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ये व्यवस्था है। अगर मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी होती तो आज ये झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। ये तो झूठ बोला ही इसलिए जा रहा है। ये तो आईना है इस देश के संस्थानों को और इस देश की मीडिया को, इस देश की जुडिशरी को, कि देखिए ये सरकार आपकी कितनी हैसियत समझती है। तो मुझे लगता है कि अगर सब अपनी जिम्मेदारी निभा देंगे तो निश्चित रूप से जो हम और आप चाहते हैं, जो देश का नागरिक चाहता है, वो होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी। ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि माफी नहीं मिल सकते इस बार, और अनिल जी ने चलते चलते चूंकि मीडिया की भी बात कर ही दी। अब दिक्कत ये भी है कि विपक्ष वाकई में बहुत प्रताड़ित है मीडिया से, और इसमें मेरी बिरादरी के बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनकी हर टिप्पणी सहर्ष स्वीकार है। लेकिन हाँ, एक ही चीज है दोस्तों, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। हम यही करते रहे हैं, यही करते रहेंगे। जब टेलीविजन की स्क्रीन पे थे तब भी यही कर रहे थे, आज यहाँ है यही कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, इन शहीदों की शहादत को याद रखिएगा। सरकार ने तो बता दिया कि वो
बहुत शुक्रिया बुद्धदेव साहब, बहुत शुक्रिया।